स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बात करें तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के उस रीजन से इलेक्ट होके आए हैं, वो ओनली एकमात्र इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के अंदर में। क्योंकि आप देखें कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो अर्लियर फेज के अंदर वहाँ पे हुआ करता था, बाद में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको बेसिकली कैंसिल करते हुए इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में प्रॉमिस किया गया था, बट स्टिल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको कैरी आउट नहीं किया गया है। आप देखिए कि जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, जो वहाँ की जो पब्लिक है जिनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जिनको चूज किया गया था, तो उनका भी जो टेन्योर है वो यहाँ पे एंड हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में प्रेजेंट समय में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से, वो ओनली एकमात्र इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रेजेंट समय में वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन के अंदर में। तो आप देखिए कि उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर के जो पीपल्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के बारे में, इसके अलावा आप देखिए कि जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन के बारे में, तो डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है उसको कैरी आउट ना करने की वजह से ये इलेक्शंस है इनको यहाँ पे कंडक्ट है वो नहीं करवाया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली के ही बारे में, तो आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर में जो रिसेंटली विंटर सेशन कंडक्ट करवाया गया, उस विंटर सेशन के अंदर में 2 बिल्स हैं जिनको प्रेजेंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको भी वहां पे इंक्रीज किया गया, और जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है उनके रिगार्डिंग में 2 ऐसे बिल्स हैं जिनको कि प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान में। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 82 है वो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, उसकी जो रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट के ऊपर में बेसिकली जो बाइंडिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप देखिए कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस 4 टाइम जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट जो 3 डिलिमिटेशन कमीशन है उनको इनिशियल फेज के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आफ्टर द सेंसस के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जीएसटी कलेक्शन के बारे में है, तो जीएसटी कलेक्शन के अंदर में बताया गया है कि कैसे उसका जो ट्रेंड है अलग अलग स्टेट्स के अंदर में डिफरेंट वे में देखने के लिए मिला है। तो अनइवन ग्रोथ है उसके बारे में से यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है जीएसटी कलेक्शन का जो ट्रेंड है उसी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बेसिक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जीएसटी एक कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर अगर यहाँ पे मोर कंजप्शन है तो यहाँ पे जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। तो उसी अनइवन ग्रोथ के बारे में बताया गया कि कुछ स्टेट्स के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन का जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है, और कुछ स्टेट्स के अंदर जो लोअर ग्रोथ है वो देखने के लिए मिला है। मींस कंजप्शन पैटर्न को यहाँ पे एनालिसिस किया जा सकता है जीएसटी के कलेक्शन के ही रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, आपको जीएसटी के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि हमने ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल है उसके बारे में रीड किया था आर्टिकल 279A के अंडर में, जिसको क्रिएट किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको चेयर किया जाता है। यहाँ पे स्टेट्स को जो वोटिंग राइट है 2/3 वोटिंग राइट है जो स्टेट्स को दिया गया है, और 1/3 जो वोटिंग राइट है वो जो बेसिकली सेंटर के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है इस जीएसटी काउंसिल के अंदर में। हमारा जो जीएसटी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2017 के समय में, उसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जीएसटी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 1 कंट्री 1 टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में जीएसटी को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में लाया गया। इसके रिगार्डिंग में जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भी यहाँ पे डिफरेंसेज है उनको बेसिकली डिस्कस किया जाता है, उनको रिजोल्व करने का जो कोशिश है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है जीएसटी काउंसिल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट समय में पीएम है शेख हसीना मैम, वो प्रेजेंट समय में वहाँ पे इलेक्शन के बाद में हो सकता है कि दोबारा से उन्हीं के द्वारा जो पीएम वहाँ पे इलेक्ट होके आए, क्योंकि बांग्लादेश का जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके द्वारा इलेक्शंस का यहाँ पे
जो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन है उसको कैरी आउट नहीं किया गया। और आप देखिए कि वहाँ पे एक नोबल ल्यूरेट भी हैं जिनको कि हम मोहम्मद यूनुस के रूप से जानते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो लगा दिए गए थे बांग्लादेश के अंदर में, कि उनका बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है उनके द्वारा पुअर्स की जो मनी है उसका मिसयूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, बोइंग का जो एयरक्राफ्ट है 7379 मैक्स के बारे में है, तो आप देखिए कि अलास्का एयरलाइंस के अंदर में एक इंसिडेंट है वो सामने आया। उसके बाद में जो मैक्सिमम एयरलाइंस है उनके द्वारा इस बोइंग का जो एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे इंस्पेक्शन है उसका कैरी आउट किया गया है और इसको ग्राउंड भी किया गया है काफ़ी सारे एयरलाइंस के द्वारा वर्ल्ड के अंदर में, अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप देखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। कनाडा का जो मॉन्ट्रियल नाम का जो सिटी है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है बेसिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बोइंग का जो 737 मैक्स है उसके बारे में ऑलरेडी हमने कल ही उसके बारे में डिस्कस किया था। आप देखिए कि 2018 एंड 17-18 का जो समय है उस समय में कुछ 2 प्लेन्स के अंदर ऐसा इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था, वहाँ पे जो प्लेन्स है वो क्रैश हो गए थे। बोइंग के द्वारा बेसिकली 737 मैक्स के अंदर में एक सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लाइट को जो पायलट्स के द्वारा मैनेज करना काफ़ी बड़ा डिफिकल्टी है वो देखने के लिए मिला था। उसी के उस इंसिडेंट के बाद में बोइंग का जो 737 मैक्स है उसको बेसिकली ग्राउंड कर दिया गया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और आप देखिए कि उसी को अपग्रेडेड वे में यहाँ पे बोइंग के द्वारा अपग्रेड किया गया है बोइंग 7379 मैक्स के थ्रू में, जिसका ग्राउंड के रिगार्डिंग में इंस्पेक्शन से जिनको कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि एविएशन के ही सेक्टर के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है जिसको भी मेंशन किया गया है कि एविएशन सेक्टर के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है उसका कितना ज़रूरत है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जापान का जो एयरलाइंस है उसका एक एक्सीडेंट है वो सामने आया। रिसेंटली जापान के अंदर अर्थक्वेक एंड सुनामी का जो कंडीशन भी था उसी दौरान में, क्योंकि जापान का एक एयरलाइंस है जिसका लैंडिंग के दौरान वहाँ पे फ्लाइट के अंदर में बेसिकली फायर का इंसिडेंट हुआ, किसी दूसरा जो कोस्टल गार्ड का एक एयरक्राफ्ट है उसके साथ में कोलिजन होने के साथ ही आप देखिए कि मैक्सिमम जो पर्सन्स है उसको रेस्क्यू किया गया था जापान एयरलाइंस के उस इंसिडेंट के अंदर में। उसके बाद में जो कोस्टल गार्ड का जो बेसिकली एयरक्राफ्ट था उसके अंदर में डैमेज होने की वजह से 5 पर्सन्स का वहाँ पे डेथ हुआ था। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि एविएशन सेक्टर के अंदर प्रोफेशनलिज्म कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक इंसिडेंट है जो बेसिकली यहाँ पे 2016 के समय में इंडिया में भी सामने आया था, जहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम के अंदर ऐसा ही फायर का एक इंसिडेंट हुआ एयरक्राफ्ट के अंदर में, और उस फायर के इंसिडेंट के बाद में सभी लोगों को जो रेस्क्यू है वो किया गया था। स्टूडेंट, 2015 के समय में फ्रांस के अंदर एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया था। तो बेसिकली एटीसी का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिलता है कि जो बेसिकली एटीसी के द्वारा यहाँ पे सिग्नलिंग किया जाता है कि जो लैंडिंग है कौन से एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा। तो उस समय में थोड़ा बहुत भी अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर देखने के लिए मिलता है या एथिकल मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो उस समय में वहाँ पे हुआ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग में इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक इंडियन एयरलाइंस का एक फ़्लाइट है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है कि फ़्लाइट बेसिकली दुबई के लिए जाने वाली थी। उस फ्लाइट के अंदर में बेसिकली काफ़ी सारा जो मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला। बाद में वहाँ उसको जो दुबई है उसके अंदर में उसका जो लैंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट वे में वहाँ पे कैरी आउट किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली राइटर के द्वारा ये बताया गया है कि जो हमारा DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसके द्वारा काफ़ी बार इंडियन एयरलाइंस के जो एथिकल मिसकंडक्ट है उनको बेसिकली ओवरशैडो कर दिया जाता है, उनको यहाँ पे पब्लिक डोमेन के अंदर में नहीं रखा जाता है कि बेसिकली उस तरीके से किस तरीके उनके द्वारा कोई मिसकंडक्ट है उसको कैरी आउट किया गया है। तो यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि एविएशन सेक्टर के अंदर प्रोफेशनलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नया एयरक्राफ्ट अगर वहाँ पे पायलट्स को दिया जाता है तो उसको प्रॉपर वे में मैनेज करने का ज़रूरत है, उनको जो प्रॉपर वे में जो ट्रेनिंग है वो देने का ज़रूरत है। तो किसी भी पायलट को अगर नया एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाइट के पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे जो बोइंग के अंदर भी यही इंसिडेंट सामने आए थे
कि पायलट्स को जो ट्रेनिंग है वो नहीं दिया गया था। जब 737 मैक्स को यहाँ पे पायलट्स को रेफर किया गया तो उनको बेसिक जो ट्रेनिंग है वो नहीं दिया गया। बोइंग के द्वारा जो अपग्रेड किया गया सॉफ्टवेयर उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी। और आप देखिए कि 2 एयरलाइंस है जिनका वहाँ पे जो क्रैश है वो देखने के लिए मिला था, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनका वहाँ पे डेथ हुआ था। इवन स्टूडेंट्स एक एयरक्राफ्ट तो एक जो यहाँ पे जो फ्लाइट है वो केन्या के अंदर जो बेसिकली नैरोबी में एक हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली वहाँ पे कंडक्ट होती है, तो उसी के लिए फ्लाइट के लिए जो जाने वाले जो लोग थे उनका भी जो डेथ का जो इंसिडेंट है वो वहाँ पे सामने आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसरो के पर्सपेक्टिव से है, तो यहाँ पे इसरो का जो जर्नी है उसके बारे में डिफाइन किया गया है कि इसरो के द्वारा न्यू ईयर के समय में देखिए कि आप देखिए कि एक्सपोसैट सैटेलाइट है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया सेकंड कंट्री बना है जिसके द्वारा इस तरीके से जो सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट को। फर्स्ट यूएसए नाम का जो कंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आदित्य मिशन के बारे में, यहाँ पे डिस्कस किया गया कि आदित्य मिशन को अपना जो ऑर्बिट है, आदित्य L1 मिशन को अपने ऑर्बिट के अंदर में प्लेस किया गया है इसरो के द्वारा। आदित्य L1 मिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें 7 इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पे कैरी किए गए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो सोलार का जो कोरोनोग्राफ है उसका स्टडी कैरी आउट किया जाएगा, अपर मोस्ट जो लेयर है सन का। इसके अलावा सोलार का जो फ्लेयर्स हैं, अल्ट्रावायलेट का जो रेडिएशंस है, उन सभी के बारे में जो स्टडी है इन 7 पेलोड्स के द्वारा या 7 इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको जो लिटिल बिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे बेसिकली VELC नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कोरोनोग्राफ का रिगार्डिंग में जो टेलीस्कोप स्टडी है उसको कैरी आउट किया जाएगा। शूट नाम का एक यहाँ पे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा सोलेक्स नाम का एक है बेसिकली। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कि हो सकता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मीन्स के पेपर के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम सोलार के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखें कि 1901 के समय में इंडियन सोलार ऑब्जर्वेटरी है जिसको तमिलनाडु के अंदर एक जगह है जिसको कि हम कोडाई कैनाल के नाम से जानते हैं। गोल्फ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कोडाई कैनाल। तो कोडाई कैनाल नाम का जो जगह है आप देखिए कि वहाँ पे इंडियन सोलार ऑब्जर्वेटरी है जिसको कि 1901 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इंडिया का जो सोलार जर्नी है, एक्सपोसैट सैटेलाइट के बारे में हमने डिस्कस किया कि इंडिया सेकंड कंट्री बना है जिसके द्वारा एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया गया अभी न्यू ईयर के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। डिसेबल पर्सनस के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, बट आप देखिए कि हमारे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 के समय का, जिसके अंदर कितनी डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है। आप देखिए कि यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज किया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर में। इवन जो एसिड अटैक है, एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनको भी यहाँ पे बेसिकली एक डिसेबिलिटी के अंदर में काउंट किया गया था 2016 के इस एक्ट के अंदर में। यहाँ पे बात ये डिस्कस किया गया है कि स्ट्रक्चरल अगर नेगोशिएशंस को कैरी आउट किया जाता है और स्ट्रक्चरल नेगोशिएशंस के साथ में आप देखिए कि कोलैबोरेटिव अप्रोच है, सॉल्यूशन ड्राइवन अगर यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है या टेक्निक है तो उसके थ्रू काफ़ी सारे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनको गेन किया जा सकता है। अगर हम डिसेबल पर्सनस के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो वहाँ पे 2016 के एक्ट के थ्रू चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया था। चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो पर्सन हैं उनके द्वारा जो डायरेक्शन है वो इश्यू किया गया था कि यहाँ पे जो पेटीएम है उनके द्वारा डिसेबल पर्सनस के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है उनको कैरी आउट किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है जिसके बारे में बताया है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि डिसेबल पर्सनस के पर्सपेक्टिव से पेटीएम को जो गाइडलाइन है वो इश्यू किया गया चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा कि उनका डिसेबल पर्सनस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा जिससे कि उनके लिए भी जो पेटीएम है वो एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेथलेहम नाम का जो जगह है जो कि बेसिकली वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बेथलेहम नाम का जो जगह है यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो हमारे लॉर्ड जीसस हैं, उनका जो बर्थ प्लेस है उसके रूप से जाना जाता है। और यहाँ पे जो क्रिसमस है उसी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। ये इंडियन फॉरेन सर्विस के फॉर्मर ऑफिसर हैं जो बेसिकली यूएन के अंदर भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहे थे।
बेथलेहम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी डिस्कस किया उसके बारे में। तो आप देखिए कि बेथलेहम जो जगह है वो वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, और वहाँ पे जो क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है इस साल कैरी आउट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से कंटिन्यूस जो वॉर का सिचुएशन है जो कैरी आउट किया गया है, उसी वजह से वहाँ पे नहीं कैरी किया गया था। तो इनके द्वारा अपना जो डायरी है वो बताया गया है कि जब वो 96 के एरा के समय वहाँ पे पोस्टेड हुआ करते थे, तो कैसे वो बेथलियम के एरिया के लिए गए थे। ये जो सिटी है कम्प्लीटली टूरिज्म के ऊपर में बेस है, वहाँ पे टूरिज्म इस साल कन्फ्लिक्ट होने की वजह से काफ़ी कम लोग आए। क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है उसको भी वहाँ पे कैंसिल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में एवरी 5 गर्ल्स के अंदर में 1 गर्ल है जिसका जो चाइल्ड मैरिज है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें चाइल्ड मैरिज के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो बिहार नाम का जो स्टेट है, बिहार के अलावा आप देखिए कि हमारा जो बंगाल का जो स्टेट है, बंगाल के अलावा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो उत्तर प्रदेश है, ये 4 स्टेट्स जो देखने के लिए मिलेंगे। इनके द्वारा चाइल्ड मैरिज का जो टोटल नंबर्स हैं वो अराउंड 50% के आसपास इन 4 स्टेट्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में चाइल्ड मैरिज के जो इश्यूज हैं वो क्यों रेज हुए हैं। पॉवर्टी एक काफ़ी बड़ा रीजन है। ट्रैफिकिंग के जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में ट्रैफिकिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो कैसे देखने के लिए मिले हैं। आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट के अंदर ये और बताया गया है कि अगर एजुकेशन क्राइटेरिया कहीं पे सही है, एजुकेशन मीन्स पेपर का जो एजुकेशन है, ऑन पेपर हो सकता है कि कोई पर्सन ग्रेजुएट हो और उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ना पता हो, तो पेपर के ऊपर में एजुकेशन अगर यहाँ पे सही है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि वहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज का जो प्रैक्टिस है उनको कैरी आउट नहीं किया जा सकता है। तो एजुकेशन एक क्राइटेरिया को आप नहीं मान सकते कि एजुकेशन अच्छा है तो वहाँ पे चाइल्ड मैरिज का प्रैक्टिस है वो नहीं होगा। आप देखिए कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस समय में जो बंगाल का एक इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो यहाँ पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट है वो बंगाल के अंदर ही हुआ करता था। गांधी के अराइवल से पहले इंडिया के अंदर जितना भी फ्रीडम मूवमेंट का एक जो मेन सेंटर है वो आपको बंगाल देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि बंगाली वो रीजन है जहाँ सबसे पहले जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किए गए हैं। बंगाली वो रीजन है जहाँ पे आपको एक अलग से इंटेलेक्चुअल क्लास का एक ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप देखने के लिए मिलेगा बंगाल के ही इस रीजन के अंदर में। तो बेसिकली इंडिया का इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है जो बंगाल का रीजन हुआ करता था, और वहीं पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा प्लासी का जो युद्ध है उसके थ्रू बंगाल को टेक ओवर किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में। वहीं पे अपना जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया गया। आप देखिए कि हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे इनिशियल फेज के अंदर में, जो नए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है जिसको कि हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं लॉर्ड जो उस समय में हुआ करते थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बेसिकली। तो स्टूडेंट्स ये बंगाल के बारे में है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चाइल्ड मैरिज के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे गर्ल्स का जो मैरिज एज है वो 18 ईयर्स है। एक जया जेटली नाम का जो कमेटी है वो बना था गवर्नमेंट के द्वारा जया जेटली नाम का जो कमेटी है वो बनाया गया था। उसके द्वारा इस बेसिकली मैरिज एज को 21 करने के बारे में डिस्कस किया गया था। पर काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइल्ड के रिगार्डिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन है या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा अपोज करने के बाद में अभी तक ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में नहीं आया है जो 21 ईयर का जो मैरिज एज है उसी के रिगार्डिंग में। वोटिंग एज कितना है स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स है। पहले 21 ईयर हुआ करता था। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में उसको 18 ईयर्स है वो किया गया वोटिंग के एज के बारे में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डीप फेक का इश्यू के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि डीप फेक का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि डीप फेक के ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे वॉइस है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है। सपोज कीजिए मेरा वॉइस है तो मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उसको जो वो मेरे वॉइस को कन्वर्ट करने के बाद में जो भी मेरे क्लोज 1 पर्सन है उनको मैसेज किया जाएगा, उनको फ़ोन किया जाएगा वॉइस के थ्रू में, और बताया जाएगा कि मैं कोई डिफ़िकल्टी के अंदर हूँ। मीन्स वॉइस को यूज़ किया जाएगा और डिफ़िकल्टी में आप अपना जो मनी है वो ट्रांसफ़र कीजिए, या हो सकता है कि मेरे द्वारा कोई शॉपिंग किया गया, मेरा फ़ोन यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस हैं वो यहाँ पे इस डीप फेक के इश्यू के अंदर में वॉइस क्लोनिंग के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि स्कैम को कैरी आउट किया जा सके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किया जा सके।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑनलाइन रैंसम है वो भी देखने के लिए मिला है, जैसे कि जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के जो अटैक करने वाले जो पर्सन है उनको द्वारा फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि यहाँ पे आपका जो पर्सन है वो किसी डिफिकल्टी के अंदर है, इस तरीके से जो मनी है वो आप ट्रांसफ़र कीजिए। और उसी समय में वो पर्सन का जो फ़ोन है वो अनरीचेबल हो, उस कंडीशंस में भी ऐसे द्वारा पेरेंट्स के द्वारा जो मनी है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो समय समय पे इस तरीके के जो आपको जो अटैक्स हैं उनका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होता ही दिखाई देगा। तो अपना जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट्स, फ़ोन, टैबलेट्स जो भी आप यूज़ करते हो तो उनका यूज़ आपको अच्छे से होना चाहिए। किस तरीके से जो स्कैम्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इवन स्कैम तो आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, अगर आपने फ़ोन को कहीं पे चार्ज कर लिया है तो आपको चार्जर पॉइंट के थ्रू भी आपके जो फ़ोन का जो डाटा है उसको लिया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसकी तरह कैसे वॉइस क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हुआ है और स्कैम से उनको कैरी आउट किया गया है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। इंडिया में 47% जो लोग हैं वॉइस क्लोनिंग की वजह से जो शिकार हुए हैं फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ही रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदीव के बारे में है, और आप देखिए कि इस फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर में वो वर्क करती हैं। कुछ दिन पहले हमने रीड किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके बारे में हमने रीड किया था कि उसने बताया गया था कि बेसिकली इंडिया के अंदर जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं वियतनाम है, चाइना का जो रीजन है, म्यांमार का जो रीजन है, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल फ्रॉड के जो केसेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि जामतारा नाम की एक जगह है जिसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट्री भी है, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री नहीं वेब सीरीज है सॉरी स्टूडेंट्स। और इसके अलावा मेवात का जो रीजन है और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जो धीरे धीरे इमर्ज हुए हैं ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स के रिगार्डिंग में। मालदीव के बारे में हम डिस्कस करें, आप देखिए कि इंडियन जो पीएम है लक्षद्वीप के लिए गए थे, उसके बाद में मालदीव के कुछ पर्सन्स हैं उनके द्वारा इस तरीके से कमेंट किया गया कि इनके द्वारा हमारे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा मालदीव को टारगेट किया गया है अपना जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि इस तरीके का जो वहाँ पे उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट देने के बाद में जो डिप्लोमेटिकल जो वायलेंस, डिप्लोमेटिक जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट हुए। और डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस के अंदर में मालदीव के द्वारा अपने जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको बेसिकली रिमूव किया गया। इंडिया के द्वारा बेसिकली मालदीव के रिगार्डिंग में एक भी वर्ड है वो यूज नहीं किया गया था, ना ही इंडियन पीएम के द्वारा यूज किया गया था कि आप मालदीव मत जाइए, आप लक्षद्वीप के लिए यहाँ पे अपना जो टूरिज्म है उसको बूस्ट कीजिए। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है वो दिया नहीं गया था, बट वहाँ के जो लोगों के द्वारा इसी तरीके से देखते हुए डिप्टी मिनिस्टर्स के द्वारा इंडियन पीएम के अगेंस्ट में भी जो डेरोगेटरी वर्ड्स हैं उनको यूज किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम मालदीव के बारे में बात करें तो इंडिया का बेसिकली जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो कोलंबो के अंदर जो सिक्योरिटी जो कॉन्क्लेव हुआ करता था जिसको कि 2011 के समय इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन ओशियन रीजन के पर्सपेक्टिव से, तो मालदीव के द्वारा रिसेंटली उसको ज्वाइन नहीं किया गया। तो रिसेंटली वहाँ पे पावर के अंदर में जो पॉलिटिकल पर्सन आए हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर भी। इंडिया के द्वारा मालदीव को हमेशा सपोर्ट किया गया है, चाहे 1988 का समय हो जब वहाँ पे लिट्टे का एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहाँ के एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके मालदीव का जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ है उनको टॉपल डाउन करने का कोशिश किया गया था, कूप करने का कोशिश किया गया था। इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा ऑपरेशन जो कैक्टस है उसको लॉन्च किया गया था उस समय में मालदीव के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 2014 के समय में मालदीव का जो यहाँ पे वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो फेलियर हो गया था, तो इंडिया के द्वारा उसको जो सपोर्ट है उस टाइम भी प्रोवाइड किया गया था मालदीव को। समय समय पे इंडिया के द्वारा मालदीव को इस तरीके का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। बट आप देखिए कि इंडिया को एनसर्किल करने का एक पॉलिसी है, किसका एक पॉलिसी है, चाइना का एक पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के नाइबर कंट्रीज़ के अंदर में चलाए गए हैं, चाहे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बारे में हो, मालदीव के अंदर पोर्ट का डेवलपमेंट हो, हम्बन तोता नाम का जो पोर्ट है वो श्रीलंका के अंदर में है। आप देखिए कि मालदीव से इसके अलावा बांग्लादेश है, यहाँ पे हर एक जगह म्यांमार का जो एरिया है वहाँ पे भी चाइना का एक एन सर्किल करने का एक कॉन्सेप्ट है, इंडिया को चारों तरफ से एन सर्किल किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में मालदीव प्रेजेंट समय चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बल्किस बानो केस के बारे में है। आप देखिए कि बल्किस बानो केस के जो पर्सन है जिनको रेमिशन प्रोसेस के थ्रू जो प्रीमेच्योरली वे में रिलीज किया गया था जेल से, अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा आज जजमेंट दिया जाने वाला था। जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय में जजमेंट दे दिया गया। उनका जो प्रीमेच्योर जो यहाँ पे है रिलीज किया गया उसके ऊपर स्टे है वो लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बेसिकली रेमिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे प्रीमेच्योर वे में रिलीज किया जाता है। आप देखिए कि एक IAS ऑफिसर के मर्डर के रिगार्डिंग में एक पर्सन है वो जेल के अंदर में थे, बिहार के अंदर में, और उनसे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे एसोसिएट्स हैं जिनको भी रिलीज किया गया था। उस समय भी इस तरीके का जो पॉलिसी है जो प्री मेच्योर वे में रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग में बेसिकली उसको रिकंसीडर करने के बारे में काफ़ी बार टॉपिक न्यूज के अंदर में था कि इस तरीके से किसी मर्डर चार्ज के अंदर में जो पर्सन जेल के अंदर है अगर उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है तो फिर भी उसको प्री मेच्योर वे में रिलीज है वो नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर एक काफ़ी फेमस केस है जिसको कि तंदूर केस के रूप से जानते हैं। तंदूर मीन्स जो प्रिपेयर की जाती है, तंदूर का जो रोटी जहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, तो उसी के अंदर में एक पर्सन के द्वारा अपनी जो नॉन पर्सन है उसको उसके अंदर में जला दिया गया था। उस पर्सन को भी दिल्ली के अंदर में इसी तरीके से रिलीज किया गया था। काफ़ी फेमस केस हुआ था स्टूडेंट्स वो तंदूर के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द, आप देखिए कि फेक इनवॉइस के बारे में है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से एफर्ट्स लगाते हुए 29,000 के आसपास फेक इनवॉइस हैं जिनको कि बेसिकली कैच किया गया है सर्विलेंस के थ्रू में। और आप देखिए कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है यहाँ पे जो फेक इनवॉइस है जिनको यूज किया गया GST के कंपनसेशन के पर्सपेक्टिव से ही। मिजोरम के जो CM है उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा कंटिन्यूस जो चिन कुकीज इनको यहाँ पे हेल्प है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सेंटर के द्वारा उनको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड की जाती है। आप देखिए कि रिफ्यूजीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया क्या इनको जो रिफ्यूजी का जो स्टेटस है वो दिया जा सकता है। तो आप देखिए कि 1951 का जो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग में जो प्रोटोकॉल है इंडिया के द्वारा उसको साइन नहीं किया गया। उस कन्वेंशन को 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है जो 68 के अंदर में प्रोटोकॉल के रूप में कन्वर्ट हुआ था, तो इंडिया के द्वारा उसको साइन ना करने की वजह से रिफ्यूजी का जो स्टेटस है चिन एंड कुकीज है उनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। चीन कौन है, आप देखिए कि चीन स्टेट के बारे में भी हमने रीड किया था। क्या यहाँ पे म्यांमार के अंदर में जो आर्मी का जो रूल है उसको बेसिकली वहाँ से विड्रॉ किया गया, उसको टॉपल डाउन किया गया वो चीन स्टेट के अंदर में। नेक्स्ट अगर कुछ दिन पहले हमने रीड किया था कि जो पाकिस्तान जो चाइना के साथ में एरिया शेयर करते हुए म्यांमार का जो एरिया है वहाँ पे भी आर्मी का जो बेसिकली रूल है, आर्मी के जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। आप देखिए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो बेसिकली यूके का जो ट्रिप है उसके लिए गए हैं। यूके के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी का जो मेमोरियल है उसके लिए भी विजिट करेंगे। इंडिया और जो यूके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर में है। 36 बिलियन का जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे जो स्वदेश दर्शन स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, तो आप देखिए कि उन स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर में कुछ सर्किट्स हैं जिनको बनाने के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी के अंदर में डॉक्टर अम्बेडकर से रिलेटेड एक पंचतीर्थ नाम का जो सर्किट है उसको बनाया जाएगा जिसके अंदर 4 तो इंडिया के अंदर प्लेस है। इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेस हैं, आप देखिए मऊ जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ पे उनका बर्थ हुआ। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नागपुर के अंदर उनका महापरिनिर्वाण है, उनके द्वारा बेसिकली जो बुद्धिज्म को कन्वर्ट किया गया जिसको न्यू बुद्धिज्म मूवमेंट के रूप से भी हम जानते हैं। दिल्ली के अंदर उनका जो डेथ है और क्रिमेशन का जो एरिया है वो मुंबई के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर BR अम्बेडकर के रिगार्डिंग में। इन 4 प्लेसेज को स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर में प्रमोट किया जाएगा। एक लंदन का एरिया है जहाँ पे उनके द्वारा एजुकेशन को लिया गया था, तो पंचतीर्थ के अंदर लंदन का है वहाँ पे भी उसको बेसिकली ऐड किया गया है सर्किट के ही रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल मीडिया के यूज के बारे में, PM सर के द्वारा कहा गया कि आप सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको यूज कीजिए। यहाँ पे DGP एंड IGPs का जो मीटिंग हुआ है जो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, PM सर उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि कैसे इंटरनल पार्ट के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का ज़रूरत है। तो हर एक स्टेट के जो DGP हैं IGP हैं उसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिए ये मीटिंग बेसिकली राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो वहीं पे ही कहा गया कि सोशल मीडिया को भी आप यूज कीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के पर्सपेक्टिव से। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को यूज कीजिए अपना जो मैसेज है उसको डिलीवर करने के रिगार्डिंग में ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें
सोल्वेनिया नाम की जो जगह है उसके बारे में है। आप देखिए कि सोल्वेनिया के अंदर में जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। अब ये सोल्वेनिया कहाँ पे है, इसका जो आपको जो लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम जब मेडिटेरियन एरिया के बारे में रीड करते हैं, मेडिटेरियन सी के बारे में, तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे इटली का जो एरिया सिचुएटेड है। इटली के पास में जो ग्रीस और इटली के मिडिल पार्ट के अंदर में जो सी है, जिसको कि हम एडियार्टिक सी के रूप से जानते हैं, तो उसी एडियार्टिक सी के अंदर यहाँ पे जो स्लोवानिया है वो सिचुएटेड है। स्लोवानिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको क्रोशिया देखने के लिए मिलता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ऑस्ट्रिया आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो इटली है वो सिचुएटेड है। इटली का वहाँ पे सिचुएटेड है। क्या ये बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है स्लोवानिया? तो स्टूडेंट, स्लोवानिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। वहाँ पे जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, एडियार्टिक सी के अंदर अपना जो कोस्टल एरिया है वो शेयर करता है। चाइना के द्वारा यहाँ पे यूएस की कुछ फॉर्म्स है जिनके ऊपर बैन लगाया गया, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान की रिगार्डिंग में है तो हमारे एग्जाम के पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे कुछ फंड का जो स्कैंडल है वो सामने आया है। आप देखिए कि बांग्लादेश का जो रोहिंग्या कैंप्स है कहाँ पे सिचुएटेड है रोहिंग्या? रोहिंग्या कौन है? बेसिकली आपको ये पता, रखाइन नाम का स्टेट है म्यांमार के अंदर में। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कि बेसिकली प्रोसिक्यूट किया गया। वो लोग माइग्रेट करने लगे दूसरे कंट्रीज के अंदर में, क्योंकि म्यांमार जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री है। तो आप देखिए कि जो रखाइन स्टेट के अंदर में जो मुस्लिम्स हैं उनको रोहिंग्या मुस्लिम्स के रूप से जाना जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी आए, इंडिया के अंदर भी आपको इलीगल उनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। बांग्लादेश के अंदर में दो जगह हैं बेसिकली, जिसको कि एक तो कोक्स बाजार है। बांग्लादेश के अंदर एक तो जगह है कोक्स बाजार। अब आपको कोक्स बाजार के बारे में, और भासन चार आइलैंड है, भासन चार आइलैंड है। ये बेसिकली दो प्लेस है जहाँ पे इनके जो कैंप्स वो बनाए गए हैं बांग्लादेश के अंदर में। इंडिया के द्वारा भी बांग्लादेश को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। ऑपरेशन इंसानियत नाम से जो ऑपरेशन है वो चलाया गया। उसके अंदर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंडिया के द्वारा भी, कि बांग्लादेश के द्वारा उनका अच्छे से जो कैंप्स है उनको यूटिलाइज किया जा सके। इसराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में कंटिन्यूस न्यूज़ है। आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर कुछ लोगों का डेथ हुआ। इसराइल के द्वारा भी यहाँ पे नॉर्दर्न गाजा के अंदर अटैक को कैरी आउट किया गया। नॉर्थ कोरिया और सदर्न कोरिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी है, जो लास्ट 2-3 डेज से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट जो आज की न्यूज़ है उनके बारे में है। आज आपका जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है लिटिल बिट लेट हुआ है स्टूडेंट्स, टू मच विंटर का भी समय है और कुछ थोड़ा बहुत काम होने की वजह से आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है लेट आपके लिए अपलोड कीजिए। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कोक्स बाजार, भासन चार आइलैंड, ऑपरेशन इंसानियत, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।